साइंस ऑफ क्लास 9th चैप्टर 2 पार्ट 2 पेज नंबर 17, 18 एंड 19। हम आपको साइंस कुछ इस तरह समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लेक्चर को आंखें बंद करके भी सुने तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आप कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आंखें बंद करके देख रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद करके देखो ना। पिछले पार्ट में हम बात कर रहे थे कि किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन निकालने का हमने एक फार्मूला भी देख लिया था, लेकिन हमने सिर्फ फार्मूला ही देखा था। लेकिन आज हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन निकालने का दूसरा और तीसरा फार्मूला भी सीखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन मीन्स होता है गाढ़ापन, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा, मीन्स उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा। मतलब कि आप अगर शरबत में जितनी ज़्यादा चीनी घोलेंगे शरबत उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता चला जाएगा। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। या फिर इसी के अपोजिट में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का आप कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं तो उसमें कितने सॉल्यूट हैं आप ये निकाल लीजिए, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट निकाल लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। तो अब आप सॉल्यूट चाहे किलोग्राम में निकालिए, मीन्स किसी सॉल्यूशन में कितने किलोग्राम सॉल्यूट है, या फिर लीटर में निकाल लीजिए आप कि किसी सॉल्यूशन में कितने लीटर सॉल्यूट है, या फिर परसेंटेज में निकाल लीजिए कि किसी सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए यहाँ पर 3 फार्मूले दिए गए हैं और तीनों फार्मूले लगभग सेम ही हैं। पहला फार्मूला हम पहले ही देख चुके हैं, अब हम दूसरा फार्मूला देखने जा रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमसे कोई पूछे कि 3 लीटर शरबत का कॉन्सेंट्रेशन बताइए, और मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये भी बता दिया गया है कि 3 लीटर शरबत में 300 ग्राम या 400 ग्राम चीनी घोली गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर यही होगा कि अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम चीनी है ये निकाल लें तो हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। मतलब जो 3 लीटर सॉल्यूशन बना है चीनी घोलने के बाद, अगर उसमें हम 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम चीनी है ये निकाल लें तो कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूट का मास पता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो फार्मूला भी हम यही लगाएंगे, मास बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगा, और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ये फार्मूला कब इस्तेमाल होता है इसके लिए पहले हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे कि किसी ने 5 लीटर पानी में 1 लीटर एल्कोहल मीन्स शराब मिला दिया, फिर जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपको। तब फिर इस तरह के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट मीन्स एल्कोहल का जो वॉल्यूम है 1 लीटर, उसको हम सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। और अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम साल्ट है और 320 ग्राम वाटर है। तो अब आप ये बताइए कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 40 ग्राम साल्ट प्लस 320 ग्राम वाटर, ये दोनों मिल करके हो गए 360 ग्राम सॉल्यूशन। अब ये जो 360 ग्राम सॉल्यूशन बना है हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। हमें सॉल्यूट का मास 40 ग्राम पता है और सॉल्यूशन का भी मास 360 ग्राम पता है, तो हम सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम 40 को 360 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.111, और हमें ये जो नंबर मिला है यही सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है। और अगर इसी कॉन्सेंट्रेशन को हम परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11.1%। और इसी कॉन्सेंट्रेशन को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि पूरे सॉल्यूशन में 11.1% सॉल्यूट है। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन निकालने के तीनों फॉर्मूले समझ गए होंगे आप। तो अब अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? तो अभी तक हमने आपको पिछले पार्ट्स में यही बताया था
कि मिक्सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो सस्पेंशन भी एक मिक्सर ही है जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सर की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वाटर और चाक के पाउडर या फिर आटे का मिक्सर। चाक के पाउडर या फिर आटे के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में घुलने के बाद भी नज़र आते हैं। तो इस तरह के जितने भी मिक्सर होते हैं उन्हें सस्पेंशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे सस्पेंशन टाइप के जो भी मिक्सर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो सस्पेंशन टाइप के मिक्सर होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सर भी होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट आप ये मतलब बिल्कुल ना निकालिएगा कि सभी हेट्रोजीनियस मिक्सर सस्पेंशन भी होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और सस्पेंशन की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनके पार्टिकल्स को बड़ी ही आसानी से देखा भी जा सकता है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर सस्पेंशन के मिक्सर के ऊपर टार्च की लाइट मारी जाए तो टार्च की लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मतलब बिखेर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टार्च की कुछ लाइट सस्पेंशन के पार्टिकल से टकरा जाती है और सस्पेंशन के पार्टिकल से टार्च की लाइट के रास्ते को मोड़ देते हैं, मतलब स्कैटर कर देते हैं, और बाकी कुछ लाइट बिना टकराए ही सीधे आगे निकल जाती है। और सस्पेंशन की चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर सस्पेंशन को कुछ देर तक हिलाया डुलाया ना जाए तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं और इनके पार्टिकल्स मिक्सर में नीचे बैठने लगते हैं और इनके पार्टिकल्स को आप फिल्टर भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि सस्पेंशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। पानी में इंक या दूध मिलाने से जिस तरह के सॉल्यूशन बनते हैं तो इस तरह के सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में थोड़ा छोटे होते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नॉर्मली आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। इनके सॉल्यूशन को देखकर यही लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सर की कैटेगरी में आते हैं। जिस तरह सस्पेंशन के पार्टिकल्स टार्च की लाइट को स्कैटर कर देते हैं उसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन के भी पार्टिकल्स टार्च की लाइट को स्कैटर करते हैं और इनकी इसी प्रॉपर्टी को मीन्स टार्च की लाइट को स्कैटर करने की इस प्रॉपर्टी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट का एक एग्जांपल हम आपको और दिखा देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कमरा है जो कि चारों तरफ से बंद है और कोई एक खिड़की खुली है और खिड़की से सूर्य की रोशनी कमरे के अंदर आ रही है और फिर आप देखेंगे कि सूर्य की रोशनी में ढेर सारे धूल के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं और ये धूल के पार्टिकल्स आपको सिल्वर की तरह चमकते हुए नज़र आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धूल के पार्टिकल्स सूर्य की रोशनी को स्कैटर कर रहे हैं, मतलब बिखेर रहे हैं, और स्कैटरिंग की इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे एक एक करके। और एक बात ये भी है कि टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलाइड सॉल्यूशंस में ही देखने को मिलता है, जबकि होमोजीनियस मिक्सर या होमोजीनियस सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता। होमोजीनियस सॉल्यूशंस जैसे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन या फिर शरबत, इस तरह के सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट को स्कैटर ही नहीं करते और लाइट होमोजीनियस सॉल्यूशंस को पार करके बड़ी आसानी से चली जाती है और लाइट दिखाई भी नहीं पड़ती। अब हम टिंडल इफेक्ट का एक और एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए कि कोई बहुत ही घना जंगल है और आप ये भी मान लीजिए कि सर्दी का मौसम है, मीन्स ठंडी का समय है, और जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है और सूर्य की रोशनी जो है जंगल के अंदर इंटर करती है। मान लीजिए कि जंगल घना है, मतलब काफ़ी अंधेरा है जंगल में, और ठंडी का मौसम है तो ओला या ओस या कोहरा तो पड़ता ही रहेगा और इनके पार्टिकल्स मीन्स कोहरा या ओस के पार्टिकल्स एयर के साथ उड़ते रहते हैं और जब सूर्य की रोशनी इन पार्टिकल से टकराती है तो ये सूर्य की रोशनी को स्कैटर करते हैं और फिर ये पार्टिकल्स सूर्य की रोशनी में चमकते हुए नज़र आते हैं और फिर सूर्य की रोशनी जिधर से गुजरती है उधर से हमें एक चमकीला रास्ता दिखाई पड़ता है। इसी तरह हमें अपने आसपास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स नज़र आते हैं। तो इस तरह के जितने सारे इफेक्ट हैं सभी टिंडल इफेक्ट कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप टिंडल इफेक्ट और कोलाइड समझ गए होंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड। कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। कोलाइड की पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि कोलाइड जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन्हें आँखों से बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। ये ना तो इतने छोटे ही होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनका साइज़ इतना बड़ा ज़रूर होता है कि ये कम से कम लाइट को स्कैटर ज़रूर कर सकते हैं
और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इनके सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना भी किया जाए तब भी इनके पार्टिकल्स नीचे बैठते नहीं हैं, जबकि सस्पेंशन में ऐसा नहीं था। अगर सस्पेंशन के मिक्सर को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं, जैसे कि पानी में बालू नीचे बैठने लगती है अगर उसे आप थोड़ी देर तक डिस्टर्ब ना करें तो। लेकिन अगर आप बालू की जगह इंक घोल दें तो इंक नीचे नहीं बैठती। और पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि इनके पार्टिकल्स को फ़िल्टर करके अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इनके पार्टिकल्स को आप अलग करना ही चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में अभी हम आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में। तो अभी तक हम जिस कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, और सॉल्यूशंस कोई भी हो मेन दो ही चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। और अभी आपको थोड़ी देर में हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के कुछ एग्जांपल्स भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सर जैसे कि शरबत और हेटेरोजीनियस मिक्सर जैसे कि चाक का पाउडर या फिर आटा आप पानी में घोल दें तो जो मिक्सर बनेगा वो हेटेरोजीनियस होगा। पहला डिफरेंस तो यही है कि होमोजीनियस मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें नॉर्मली आँखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि जो हेटेरोजीनियस मिक्सर के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आँखों से बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि होमोजीनियस मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे सॉल्यूशंस में एक जैसे फैले रहते हैं चारों तरफ। ऐसा नहीं होता कि कहीं पर कम होगा और कहीं पर ज़्यादा। जैसे कि अगर आप एक गिलास शरबत बनाएं तो पूरे गिलास में चीनी हर जगह एक जैसी ही फैली रहेगी, जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सर्स में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह एक जैसे सभी पार्टिकल्स फैले हों, कहीं पर कम पार्टिकल्स होंगे तो कहीं पर ज़्यादा। और तीसरा डिफरेंस ये है कि होमोजीनियस मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें फ़िल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता, जबकि जो हेटेरोजीनियस मिक्सर के पार्टिकल्स होते हैं इन्हें फ़िल्टर करके अलग किया जा सकता है। और चौथा डिफरेंस ये है कि होमोजीनियस मिक्सर में टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता, जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सर में टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि सभी हेटेरोजीनियस मिक्सर में टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता। जो कोलाइड सॉल्यूशंस होते हैं सिर्फ उन्हीं में पाया जाता है टिंडल इफेक्ट। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोलाइड सॉल्यूशंस भी हेटेरोजीनियस मिक्सर की कैटेगरी में ही आते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल मीन्स कोलाइड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन मीन्स ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि कोलाइड सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सर मीन्स सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है। कोलाइड सॉल्यूशंस के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। कोलाइड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो देखने में होमोजीनियस मिक्सर की तरह लगते हैं, लेकिन होते नहीं हैं, वो हेटेरोजीनियस मिक्सर होते हैं। और इनके पार्टिकल्स को नॉर्मली आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। और इनके सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट भी पाया जाता है। और अगर हम बात करें सिर्फ सॉल्यूशंस की तो ये होमोजीनियस मिक्सर होते हैं और इनके पार्टिकल्स भी बहुत छोटे होते हैं, इन्हें नॉर्मली आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, मीन सॉल्यूशन या फिर होमोजीनियस मिक्सर के बारे में तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। और अगर आप सस्पेंशन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। सस्पेंशन भी हेटेरोजीनियस मिक्सर ही होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि आप पानी में चाक का पाउडर घोल दीजिए तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी एक सस्पेंशन ही है और इनके पार्टिकल्स को बड़ी ही आसानी से देखा भी जा सकता है। और अगर इनके मिक्सर को थोड़ी देर तक डिस्टर्ब ना करें तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ बैठने लगते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम वाटर में 293 केल्विन पर घोला गया है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा सॉल्यूशन का। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास दिया गया है 36 ग्राम और सॉल्वेंट का मास दिया गया है 100 ग्राम। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला लगाएंगे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो है 100 ग्राम प्लस 36 ग्राम इज इक्वल टू 136 ग्राम। अगर हम सॉल्यूट के मास को
टोटल सोल्यूशन के मास से डिवाइड कर दें तो हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा सोल्यूशन का। तो यहाँ पर अगर हम 36 ग्राम को 136 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो टोटल सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आएगा उसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में बदल जाएगा। मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि इस सॉल्यूशन में कितने परसेंट सॉल्यूट है। अब हम फिर से बात करेंगे डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम के बारे में, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। डिस्पर्स्ड फेस मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ घोली जा रही है, मतलब जो सॉल्यूट घोला जा रहा है उसका स्टेट क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो ये कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेस। और डिस्पर्सिंग मीडियम से आप समझ सकते हैं कि सॉल्यूट को जिसमें घोला जा रहा है मीन्स सॉल्वेंट, उसका स्टेट क्या है, सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। इस बात को और डिटेल से समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फॉग मीन्स कोहरा, तो फॉग भी एक कोलाइड सॉल्यूशन है। सर्दियों में आप सुबह सुबह देखते होंगे कि फॉग हवा के साथ उड़ता रहता है एटमॉस्फेयर में और हमें गैस के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। फॉग हमें भले ही गैस के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, लेकिन वो पानी के छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर के बना होता है। फॉग और कुछ नहीं है बल्कि वो पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स ही हैं जो कि हवा के साथ एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं। और फॉग में जो पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं, और यही लिक्विड स्टेट फॉग का डिस्पर्स्ड फेस है। तो यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस हो गया लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया गैस, क्योंकि जब पूरे फॉग को हम देखते हैं तो हमें गैस के ही फॉर्म में दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आप फॉग के एक एक पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में दिखाई पड़ेंगे हमें। तो इस टाइप के जितने भी कोलाइड सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें कहते हैं एरोसॉल, मीन्स जिनका डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, उनका टाइप होगा एरोसॉल। इसी तरह के और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जिन्हें एरोसॉल कहते हैं, जैसे कि क्लाउड्स हो गया, मतलब जो बादल होते हैं आसमान में उड़ते रहते हैं, उन्हें भी एरोसॉल ही कहेंगे, क्योंकि क्लाउड भी पानी के छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर के बने होते हैं, लेकिन देखने में दूर से नज़र आते हैं गैसियस फॉर्म में। और अब हम बात करेंगे जिन कोलाइड सॉल्यूशंस का डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होता है, उन्हें भी एरोसॉल ही कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्मोक भी हमें गैस के ही फॉर्म में दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कार्बन वगैरह के, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह से जो धुआं निकलता है वो भी हमें गैस के ही फॉर्म में दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कार्बन वगैरह के, वो भी सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं। तो इस टाइप के भी सॉल्यूशन को हम एरोसॉल ही कहेंगे। और नेक्स्ट टाइप का कोलाइड सॉल्यूशंस है जिनका डिस्पर्स फेस गैस और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड, तो इन टाइप के कोलाइड सॉल्यूशंस को फोम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि शेविंग क्रीम या फिर साबुन का फेना। शेविंग क्रीम भले ही हमें लिक्विड के फॉर्म में दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के फॉर्म में ही रहते हैं। अगर इसे शेविंग क्रीम को हम कुछ देर तक खुला छोड़ दें तो वो कुछ देर बाद गायब हो जाएगी। इसी तरह साबुन का फेना भी अगर कुछ देर तक खुला छोड़ दें तो वो भी गायब हो जाता है। और अब नेक्स्ट कोलाइडल सॉल्यूशन है जिनका डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड, तो उन्हें बोलते हैं इमल्सन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हो गया मिल्क या फिर फेस क्रीम। पूरा मिल्क हमें लिक्विड के फॉर्म में दिखाई भी पड़ता है, और मिल्क के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी लिक्विड के ही फॉर्म में रहते हैं। तो इसलिए मिल्क का डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड ही है। अब हम बात करेंगे जिनका डिस्पर्स फेस सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, उन्हें कहते हैं सॉल। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड। और मड जो बना होता है बालू या मिट्टी के पार्टिकल्स पानी में घुले रहते हैं, इसलिए मड हमें लिक्विड के फॉर्म में दिखाई तो पड़ता है, लेकिन उसमें जो बालू या मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और अब नेक्स्ट कोलाइडल सॉल्यूशन है कि जिसका डिस्पर्स फेस गैस और डिस्पर्सिंग मीडियम जो है सॉलिड है, उसे फोम कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे कि रबर हो गया या फिर स्पंज हो गया या फिर पमिस हो गया। पमिस एक तरह का ईंट ही है जिसे झावा पत्थर भी कहते हैं। ये होते तो सॉलिड ही हैं, लेकिन इसके बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं और जिसमें एयर भरी रहती है। इसी तरह स्पंज भी है, वो भी सॉलिड ही होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र रहते हैं और उसमें एयर भरी रहती है
अगर उसे आप हाथ से दबाएं तो पिचक जाता है। और अब नेक्स्ट सॉल्यूशन है जिसका डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड होगा, उसे जेल कहते हैं। जैसे कि जेली हो गया या चीज़ी हो गया या फिर बटर हो गया। जेली हमें लिक्विड की तरह दिखता है, लेकिन ये जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है वो पार्टिकल्स सॉलिड होते हैं। जैसे कि अगर आप जेली को कुछ दिन तक के लिए खुला छोड़ दें और कुछ दिन बाद देखेंगे कि आप जेली सूख गई है, और सूख जाने के बाद वो हमें सॉलिड के फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। इसी तरह बटर भी है, बटर अगर सूख जाए तो उसके बाद आप देखेंगे कि बटर हमें सॉलिड के फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कोलाइड सोल्यूशन के बारे में, जिसका डिस्पर्स्ड फेस है सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड ही है। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होंगे उन्हें बोलते हैं सॉलिड सॉल। जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन या फिर मिल्की ग्लास। तो कलर्ड जेमस्टोन जो होता है वो एक रंगीन पत्थर होता है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ता है, और ये हमें सॉलिड के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। और जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है वो भी सॉलिड ही हैं। तो इसका डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड है। और इसी तरह मिल्की ग्लास भी होता है जो कि सफ़ेद कलर का दिखाई पड़ता है, ये भी सॉलिड स्टेट में ही रहता है, और जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है वो भी सॉलिड ही होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम समझ गए होंगे। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अभी तक हमने आपको बताया कि कुछ होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें से अगर आप पार्टिकल्स को अलग अलग करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, फ़िल्टर के ज़रिए या फिर और भी बहुत सारे तरीके थे। जैसे कि अगर आप बालू को पानी से अलग करना चाहें तो बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं फ़िल्टर पेपर के ज़रिए। लेकिन अगर आप दूध के पार्टिकल्स को पानी से अलग करना चाहें तो आसानी से अलग नहीं कर सकते या फिर फ़िल्टर पेपर के ज़रिए, बल्कि उसके लिए आपको एक ख़ास प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी तरह और भी बहुत सारे मिक्सर हैं जिन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते या फिर फ़िल्टर पेपर के ज़रिए, बल्कि उसके लिए आपको किसी खास प्रोसेस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आखिर पार्टिकल्स को अलग करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अलग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि नेचुरली जितने भी ज़्यादातर मैटर पाए जाते हैं उनमें इम्प्योरिटी पाई जाती है। जैसे कि ज़मीन से जब कोई मेटल निकाला जाता है जैसे कि आयरन वगैरह, तो उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ बालू मिट्टी वगैरह मिली रहती है। उन्हें अलग करने के लिए किसी खास प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और सेपरेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि किसी मेटल में या मैटर में कौन कौन से कंपोनेंट या एलिमेंट हैं पता चल जाता है। तो फिर चलिए इसी बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एक्टिविटी भी हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप आधा बीकर पानी ले लीजिए और बीकर के ऊपर कोई कांच की प्लेट या थाली रख दीजिए। इसके बाद थाली में इंक की 2 या 3 बूंदें डालिए। फिर बीकर को फ्लेम के ज़रिए हीट करना शुरू करिए। आप कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जिस प्लेट में हमने इंक रखा है उसमें इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया है, जबकि हम डायरेक्टली बीकर को हीट कर रहे हैं, ना कि प्लेट को। और आप बीकर को तब तक हीट करिए जब तक कि प्लेट में इवेपोरेशन बंद ना हो जाए। और जब इवेपोरेशन बंद हो गया तो उसके बाद क्या देखा आपने? मतलब हमें फिर प्लेट में सूखी हुई इंक दिखाई पड़ेगी। लेकिन हीट करने से पहले तो इंक लिक्विड के फॉर्म में थी। आखिर हीट करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गई? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इंक सॉलिड में कन्वर्ट कैसे हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंक में 2 तरह के कंपोनेंट हैं, एक है वोलेटाइल और एक है नॉन वोलेटाइल। तो जो कंपोनेंट्स हीट करने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं वोलेटाइल, और जो कंपोनेंट हीट करने के बाद भी वेपराइज नहीं होते उन्हें बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। जैसे कि इंक में जब लिक्विड के फॉर्म में थी तो उसमें पानी के भी पार्टिकल्स थे, लेकिन जब उसे हीट किया गया तो वो वेपर में कन्वर्ट होकर के इंक को छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर पानी वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं जबकि इंक के पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल हैं। और दूसरी बात ये आप बताइए कि जो ये प्लेट में इंक बची है ये प्योर सब्सटेंस है या फिर इम्प्योर? और मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन से मैटर प्योर होते हैं और कौन से इम्प्योर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो प्योर होता है और मिल्क जो है इम्प्योर होता है। तो अब आप ये बताइए कि इंक प्योर है या फिर इम्प्योर? अगर इंक में सभी पार्टिकल्स एक ही टाइप के होंगे, मतलब सिंगल टाइप के होंगे, तो ये प्योर होगा, नहीं तो इम्प्योर। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूखने के बाद इंक बची है सॉलिड इंक, उसके सभी पार्टिकल्स एक ही जैसे हैं, इसलिए सॉलिड इंक प्योर सब्सटेंस है। और उस प्योर सब्सटेंस का नाम है डाई, DYE।
सेपरेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसी तरह की एक एक्टिविटी करके हम और देख लेते हैं। जैसे कि किसी इम्प्योर मिक्सर, मान लीजिए कि मिल्क से क्रीम को कैसे अलग करेंगे। वैसे तो मिल्क से क्रीम अलग करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला तरीका वो ये है सेंट्रीफ्यूजिंग। और इसके लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन आपके घर में या फिर आपके स्कूल में तो होगी नहीं। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन को अक्सर मिल्क डेयरी वाले रखते हैं अपने पास। आप अपने आसपास की किसी मिल्क डेयरी पर जा कर के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर पर ही मिल्क से क्रीम को अलग करना चाहते हैं तो मिल्क चर्नर से अलग कर सकते हैं। जब आप मिल्क चर्नर से मिल्क को काफ़ी तेज़ी से घुमाएंगे, मतलब रोटेट करेंगे, तो मिल्क में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, मतलब जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो मिल्क में नीचे की तरफ बैठने लगते हैं। और जो हल्के पार्टिकल्स हैं, मतलब जिनकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। तो क्रीम के पार्टिकल्स हल्के पार्टिकल्स होते हैं और ये फिर दूध में ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं और फिर इन्हें अलग कर लिया जाता है। और फिर इस तरह से क्रीम के पार्टिकल्स को मिल्क से अलग कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप मिल्क से पनीर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूजिंग प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं, बल्कि किसी खास प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड या फिर नींबू का पानी। इसी तरह मिल्क से और भी बहुत सारे एलिमेंट अलग किए जा सकते हैं, जैसे कि फ़ैट वगैरह। और जिस मिल्क में फ़ैट नहीं पाया जाता उसे कहते हैं टोन्ड मिल्क। जैसे कि कभी कभी हम मार्केट से मिल्क खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क इसलिए लिखा रहता है क्योंकि उसमें फ़ैट की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, लगभग ना के बराबर। इसी तरह भी हम आगे और भी बहुत सारे मिक्सर के सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे।